धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एमपी सुदर्शन न्यूज़ डिजिटल। बोलेंगे वही जो होगा सही। उज्जैन। लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा पर्व सिंहस्थ इस बार 9 अप्रैल 2028 से प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि पूरे 2 माह तक चलने वाला है। आपको बता दें कि कुंभ मेला हर 12 वर्ष में लगता है और यह आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे धार्मिक स्थलों पर होता है। साथ ही हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ भी होता है और इन सब से परे होता है महाकुंभ, जो कि प्रत्येक 144 वर्ष बाद प्रयागराज में आयोजित होने वाला एक विशेष और दुर्लभ कुंभ है, जो खास ज्योतिषीय संयोगों के कारण होता है। वहीं अगर हम बात करें उज्जैन में लगने वाले कुंभ की, तो इसे कुंभ नहीं बल्कि सिंहस्थ कहते हैं। जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करता है, उस समय जो योग बनता है, उस योग को हम सिंहस्थ कहते हैं, जो केवल उज्जैन की मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में लगता है। इस सिंहस्थ से जुड़ी और भी जानकारी के लिए जब हमने भस्मारती के एकमात्र पुजारी और निर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। हम मौजूद हैं महानिर्वाण अखाड़ा के महंत जी विनीत गिरी जी के पास। तो हम जानते हैं कि आने वाले सिंहस्थ 2028 को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, उस पर महंत जी क्या कहते हैं। जय श्री महाकाल। जैसा कि आपने प्रश्न किया है सिंहस्थ को लेकर के, तो निश्चित रूप से तैयारियां बहुत बेहतर चल रही हैं। और सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि उज्जैन में सिंहस्थ पूर्व काल से, अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। वर्तमान में हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, माननीय हमारे सीएम साहब, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो यहीं पर पले हैं, यहीं पर बड़े हैं, कई सारे सिंहस्थ उन्होंने देखे हैं। तो छोटी से छोटी कमी क्या होती है यहाँ पर, किस तरह की समस्याओं का सामना शासन प्रशासन को, श्रद्धालुओं को करना पड़ता है, उससे भली भांति अवगत हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि इस बार का सिंहस्थ बहुत ही अद्भुत और बहुत ही उम्दा होने वाला है, क्योंकि माननीय सीएम साहब जिस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के चल रहे हैं, सिंहस्थ को लेकर के उनकी तैयारियां चल रही हैं, और जिस तरीके से देश में श्रद्धालुओं की एक अद्भुत आस्था बढ़ी है पिछले 8-10 सालों में। हमने प्रयाग में वो उदाहरण हमें देखने को मिला, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। और उसी उसी तर्ज पर अगर देखें तो हमारे यहाँ उज्जैन में भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। और उसको लेकर के छोटी सी छोटी चीज़ों पर काम हो रहा है, शासन प्रशासन तैयारियां कर रहा है। जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, वो सब हमें धरातल पर भी कार्य दिखाई देगा। मंत्री जी, 30 करोड़ लोगों के आने की संभावना सरकार ने जो जताई है, तो 30 करोड़ लोगों के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं की हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, 30 करोड़ लोगों की सरकार ने जो आने की संभावना जताई है, मैंने पूर्व में कहा कि शासन और सत्ता दोनों मिल करके, और उज्जैन की सभी जो जितने भी उज्जैन की जनता है, वो सब मिल करके एक दूसरे के सहयोग से इतना बड़ा उत्सव होता है। प्रयाग में जैसे अभी कुंभ हुआ और वहाँ कहते हैं 55-60 करोड़ लोग वहाँ पर आए, और हम सब ने देखा भी मीडिया के माध्यम से, कुछ तुम प्रत्यक्षदर्शी में वहाँ पर रहा। तो शासन के साथ साथ में उस शहर के और उस शहर के आसपास के शहर के लोगों का बड़ा सहयोग रहा है कुंभ को लेकर के। जब इस तरह का कोई आयोजन होता है, तो उस क्षेत्र की एक जो धार्मिक और एक सांस्कृतिक जो व्यवस्था होती है, उसकी भी बहुत बड़ी परीक्षा होती है। तो उज्जैन भी तैयार है यहाँ पर सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए, शासन भी तैयार है और सरकार भी तैयार है। हाँ जी, मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी की अगर हम बात करें, तो वो अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं थोड़ा सा खोती जा रही है। उसमें बहुत सारा यहाँ उज्जैन का और आसपास के क्षेत्रों का जो है नदी नालों का जो पानी उसमें आ रहा है, उससे लोगों की आस्था पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हम सब लोगों ने प्रकृति का दोहन किया है, ये उसका दुष्परिणाम है। और उसमें मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा ही नहीं है, जितनी भी हमारी विशेष नदियाँ हैं, आप अगर देखेंगे तो सभी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं। तो हमें आम जनमानस को भी ये सोचना होगा कि हम कम से कम हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, और ख़ास करके जो हमारी श्रद्धा का केंद्र है, हमारी आस्था का जो केंद्र है, उनका कम से कम विशेष ध्यान रखें। सरकार की को लेकर के अगर हम बात करें, तो क्षिप्रा को लेकर के अगर देखें तो सरकार पूर्णतया लगी। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, सीएम साहब यहीं से हैं, तो भगवान महाकाल के सेवक के रूप में हैं। तो
माँ शिप्रा का वो शुद्धिकरण करना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। पूरे जो कुंभ का आयोजन है उसमें उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है माँ शिप्रा को शुद्धिकरण को लेकर के। और उसमें एक टनल की व्यवस्था, आप लोग अगर जाएंगे देखेंगे तो अभी काम चल रहा है। तो कम से कम जो तीर्थ क्षेत्र का एरिया है माँ शिप्रा का, वो तो कम से कम शुद्ध हो जाए, ऐसी तैयारियां चल रही हैं। और उसका परिणाम मुझे आने वाले एक आध साल में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। महाराज जी, शिप्रा नदी जो मतलब उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और यहाँ तो हर दिन प्रतिदिन लोगों का लाखों संख्या में, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। फिर सिंहस्थी क्यों माँ शिप्रा की सफाई के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सिंहस्थी माँ शिप्रा की सफाई के लिए ऐसा नहीं है। आपके घर में जब कोई बड़ा उत्सव होता है, दिवाली होती है, होली होती है, तो आप घर की विशेष सफाई करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ काम नहीं कर रहे हैं या रोज़ सफाई नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से सिंहस्थ बहुत बड़ा एक उत्सव है, तो उसके लिए उसके नाम से तैयारियां होती हैं। अब ये जो 29 किलोमीटर के घाट बन रहे हैं माँ शिप्रा के, ये जो टनल बनाया जा रहा है खान नदी के डाइवर्जन के लिए, ये ऐसा तो नहीं कि सिंहस्थ के बाद ये समाप्त हो जाएगा, ये तो यहीं पर रहने वाला है। तो चूँकि खामियां निश्चित रूप से रही हैं, तो उनमें सुधार का काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अद्भुत और बहुत दिव्य और भव्य सिंहस्थ होने जा रहा है उज्जैन में। महाराज जी, सिंहस्थ का महत्व क्या है? सिंहस्थ का महत्व देखिए, हमारे यहाँ ये पूर्व काल से परंपराएं चली आ रही हैं। 4 स्थानों पर हमारे यहाँ कुंभ मनाया जाता है, जिसमें कि उज्जैन में, प्रयाग में, हरिद्वार में और नासिक में। 4 स्थानों पर ऐसी मान्यता है कि अब अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी महाराज चले थे, तो जिन जिन जगहों पर अमृत गिरा था वहाँ पर कुंभ मनाने की परंपरा है। तो उसी क्रम में उज्जैन में भी वो क्षण आता है। 12 वर्ष सभी संत, सभी श्रद्धालु प्रतीक्षा करते हैं, और 12 वर्ष में जब वो मुहूर्त आता है तो सिंहस्थ का आयोजन होता है और उसमें कुंभ मनाया जाता है। यहाँ का जो राम घाट है, जिस पे हमेशा से शाही स्नान होते आए हैं, अब 29 किलोमीटर तक जो है कि है राम घाट को ही कह रहे हैं कि पूरा राम घाट ही रहेगा और सभी उसमें स्नान करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ एक शब्द है भावग्राही जनार्दना, एक व्यवस्था है जहाँ पर अब आप खुद ही कह रहे हैं कि 30 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। अगर 30 करोड़ लोग आएंगे तो बिल्कुल व्यवहारिक तल पे अगर हम सोचें, उनको और सबकी इच्छा रहेगी कि हमें स्नान करना है, तो माँ शिप्रा में आ गए, उनका दर्शन हो गया, उनका आचमन हो गया। अब वो इस घाट पे हुआ या उस तट पे हुआ, अब मुझे लगता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रयाग में संगम बहुत थोड़ी जगह है, लेकिन वहाँ पर करोड़ों लोग गए, दोनों तटों पर अपना स्नान किया, आचमन किया। और माँ शिप्रा तो मोक्षदायिनी कही जाती हैं, तो दर्शन मात्र से कल्याण होता है। तो 29 किलोमीटर के जो घाट बन रहे हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बन रहे हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके स्नान से अधिक महत्व ये है कि वो स्नान तो करें, लेकिन सुरक्षित अपने घर वापस जाएं। इस चीज़ को केंद्र में रख करके सरकार ने 29 किलोमीटर के घाटों का निर्माण कर रही है। जैसा कि आपने कहा कि शिप्रा नदी जो है मोक्षदायिनी है, लेकिन अभी जो यहाँ नदी नालों का जो पानी इसमें इकट्ठा हो रहा है, उस वजह से कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की आस्था पर ठेस है ये। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं उस पीड़ा को समझता हूँ, और मुझे लगता है मैंने शिप्रा की ही बात नहीं, जितनी भी नदियाँ हैं, जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका दोहन जिस तरीके से हमने किया है अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपनी क्या बोलते हैं आर्थिक ग्रोथ के लिए, तो कहीं ना कहीं उस दुष्परिणाम तो देखने को मिलेगा। आप अगर अभी देखें, जब 2020 में कोविड आया, तो उस समय जब हम सब लोग सिर्फ अपने घर के अंदर बैठ गए थे, सारी नदियां अपने आप स्वच्छ हो गई थी। तो कहीं ना कहीं हम ही कारण है ना उस गंदगी के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना दायित्व निभाना पड़ेगा कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को, हमारे धार्मिक स्थलों को हम सुचितापूर्ण बनाएं, और प्रत्येक व्यक्ति सहयोग करे। और मुझे लगता है माँ शिप्रा, जिस तरीके से सीएम साहब चूँकि उज्जैन से हैं, मैं बार बार उस बात को कह रहा हूँ, उनकी विशेष आस्था माँ शिप्रा और भगवान महाकाल में है। वो तो खुद को भगवान महाकाल का बालक कहते हैं, और कहते ही नहीं, वो हैं, उनके व्यवहार से दिखाई देता है। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है इस बार जो शिप्रा का जो शुद्धिकरण और जो शिप्रा की व्यवस्थाओं को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, उसके परिणाम आने वाले लंबे समय तक दिखाई देगा, और जिसका परिणाम ये होगा, शिप्रा मैया कल छल छल कहती हुई यहाँ बहेंगी। शिप्रा नदी में जो नर्मदा लिंक परियोजना है, तो इससे क्या शिप्रा ही कहलाएंगी या नर्मदा कहलाएंगी? देखिए, अब मैंने एक ही आपके अपने उत्तर में मैंने बहुत सारे उत्तर आपको दे दिए थे कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं, इनका शोषण हम लोगों ने किया है, ठीक है। अब शिप्रा जी जब स्वयं में वहाँ पर उनकी कोई अपनी धार नहीं है, उतना बहाव प्रवाह नहीं है,
तो जल तो लाना पड़ेगा। जल आखिर कहाँ से आएगा? या तो हम आसपास में बोर करें, उससे हम शिप्रा जी में जल लेकर के आएँ, या फिर एक नर्मदा लिंक परियोजना बहुत अच्छा एक विकल्प है, उसके माध्यम से जल आता है। तो शिप्रा में आया तो शिप्रा ही कहलाएंगे। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं शिप्रा नदी को स्वच्छ रखने के लिए? देखिए, जनता से तो यही अपील है कि जो जिस स्तर पर है, जो जितना सहयोग कर सकता है, हर संभव प्रयास करे कि कम से कम माँ शिप्रा का शोषण हो, कम से कम माँ शिप्रा अशुद्ध हो, और हम कोशिश करें कि जितना जहाँ जैसा जो भी सहयोग कर सकता है वो सहयोग करे। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अगर सहयोग करेगा तभी ये हमारे श्रद्धा की, आस्था के जो केंद्र हैं और उसके साथ साथ जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, यही तभी ये सुरक्षित और संरक्षित हो सकते हैं। खाली सरकार या खाली कोई शासन से अगर चाहें ये संभव नहीं है। वो शासन और सरकार एक व्यवस्था बना सकती है, एक बार सफाई कर सकते हैं, एक बार उसको सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन उसे संरक्षित करने का कार्य हमें सबको मिलकर करना पड़ेगा। आपके परिवार का मुखिया आपको घर बना के दे सकता है, लेकिन उसको साफ सुथरा रखना ये परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है। ये भारत हमारा घर है, ये राष्ट्र हमारा घर है, और इसे सुरक्षित रखना, इसका संरक्षण करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, और वो दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत विनीत गिरी जी महाराज। धन्यवाद। चूंकि यह पर्व 2028 में शुरू होने वाला है, जिसमें सरकार द्वारा 30 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, उसे देखते हुए पूरे उज्जैन में व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए सरकार प्रयासरत है, जिसमें रोड चौड़ीकरण, फ्लाईओवर निर्माण और पूरे उज्जैन का विकास शामिल है, जिसे लेकर हमने स्थानीय नागरिक एवं उज्जैन के वरिष्ठ पत्रकार से बात की। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। समय हम खड़े हुए हैं शिप्रा नदी के तट पर। जी हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की नगरी में। बाबा महाकाल की नगरी में हर 12 साल में एक वर्ष में सिंहस्थ का मेला लगता है। सिंहस्थ यानी कि जब गुरु सिंह राशि में जाते हैं, उस समय जो योग बनता है उसे हम सिंहस्थ कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं 2016 के सिंहस्थ में क्या कुछ व्यवस्थाएं रहीं और आने वाले 2028 के सिंहस्थ में क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार KBS। देखिए, क्या है, ये जो 2016 की बात करें और आज 2028 में जो होने जा रहा है, 2016 में भी जो तैयारियां थी, ऐसा नहीं है प्रशासन तैयारियों में लगा था, जी तोड़ से लगा था, परंतु होता क्या है कि जब प्यास लगती तब हम कुआं खोदते। ये हमारा नेचर है, हम हिंदुस्तानियों का, हम लोगों का। तो उस समय भी क्या हुआ, बड़ी तेज़ी से तैयारियां कर रहे थे। उस समय माननीय एक बड़े अधिकारी आए थे जो आज वहाँ भोपाल में वल्लभ भवन में है, और इस बार हमारे नए अधिकारी आए हैं आशीष जी, इनका भी थोड़ा बहुत अनुभव है, ऐसा नहीं है। पर कहने का मतलब जो 16 की तैयारियां थी, अब उसका एक उदाहरण देता हूँ 16 की तैयारियों का। मैं 16 की तैयारियों में क्या हुआ था, इन्होंने जितने भी पंडाल थे, जितने भी अखाड़ों के वो थे, ये सीवर लाइन तक की भी व्यवस्था नहीं कर पाए थे। तो सीवर लाइन में एक चैम्बर बनाने थे, इतना समय था नहीं, तो किया क्या, काली टंकी जो आती पानी की 1000 लीटर की, उनको डाल दिया ज़मीन में, उससे पाइप जोड़ दिया और ये चैम्बर बन गया। ऐसे ही बहुत सारे रास्ते नहीं थे, रास्तों में भी फटाफट करके कर दिया कुल मिला। और जो बनाए थे, जो अधोसंरचना बनाई थी, जैसे ब्रिज बनाए थे, आवागमन के जो रास्ते बनाए थे, अब प्रशासन से क्या हुआ, जब उनसे फर्स्ट जब स्नान हुआ, उसमें ऐसा लगा प्रशासन को कि जनता तो बहुत कम आएगी। और उसके करता रहता भूपेंद्र सिंह, जो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे, वो करता धरता थे उसके। तो उस समय भी व्यवस्थाएं जितनी होनी चाहिए थी, मेरी नज़र में बहुत ही अव्यवस्था थी। जो ब्रिज बनाए थे सिंगल लाइन के, सारे पैक हो गए थे, कहीं आने जाने की व्यवस्थाएं नहीं थी, पूरी गलियों में लोग घूम रहे थे। इस बार उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो शहर के ही माननीय मोहन यादव जी हैं, जो आज प्रदेश के कपाल उनके हाथ में हैं और वो स्थानीय हैं, तो उन्होंने इसको एक टास्क के रूप में ले रखा है कि सिंहस्थ प्रतिवर्ष जैसे हर बार सिंहस्थ हुआ, उससे और बेहतर क्या हो सकता है, इसके लिए नए नए ब्रिज बना रहे, नई सड़कें। सिंहस्थ 12 साल में एक बार आता है, तो हमारे पास बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है व्यवस्थाएं बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्थाएं वो सिर्फ 2 साल या 3 साल में ही क्यों की जाती हैं?
मैंने अभी पहले एक ही वर्ड बोला था कि हमारा सबका नेचर क्या है, जब हम प्यास लगती तब हम कुआं खोदते हैं। वही रीजन इस बार भी है। हमारे पास 12 वर्ष हम कुछ भी नहीं करते, जैसे सिंहस्थ निकल जाता हम रिलैक्स हो जाते हैं। 12 वर्ष हम एक फुट भी ज़मीन के लिए रास्ता नहीं बनाते हैं। और ये रही शिप्रा की बात, यहाँ पे भी इसके जल स्तर का भी कोई व्यवस्था नहीं करते। पिछली बार नर्मदा से पानी लाया गया था इसमें स्नान कराने के लिए अखाड़ों को। तो कहने का मतलब जैसे पिछले वर्ष था, पिछले सिंहस्थ था, मेरी नज़र में वैसी व्यवस्था है सिंहस्थ में हो रही। कुछ जरूर बड़े बड़े अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, जो सिंहस्थ जहाँ लगना है उस जमीन का ही अभी कुछ नहीं हुआ। पिछले साल जब सिंहस्थ जब लगा था लास्ट टाइम पे, उस टाइम पे 5 करोड़ की संभावना थी, जो कि बढ़ के 7.5 करोड़ हो गया था। और अभी 12 से 15 करोड़ आने की जो अनुमान लगाया जा रहा है, तो वो फिर लोगों को बुला के कहाँ उनकी व्यवस्था की जाएगी? देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ कोई भी आयोजन होता है तो सभी कहते हैं राजा महाकाल सब कर देंगे। तो यहाँ मैं यही देख रहा हूँ, मैं 2 सिंहस्थ देख चुका हूँ। 2003 का सिंहस्थ देखा, 2016 का भी देख लिया, अब ये 2028 का भी देख रहे हैं। तो हमारा नेचर बन गया है, जब सिंहस्थ आता है उसके जब 3 वर्ष रह जाते हैं तब यहाँ प्रशासनिक अमला जुटता है पूरी तरीके और वो काम में लग जाता। पर ये वक्त, अगर यही वर्क हम 12 साल थोड़ा थोड़ा करें तो ये बहुत इजी गोइंग हो जाता। पर इसमें एक फंदा आता है, क्या आता है, इस बीच में गवर्नमेंट बदल जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं, मुखिया बदल जाते हैं। चूँकि ये कितने 12 वर्ष में लगता है, 2 सरकारें आके चली जाती हैं। ये एक बड़ा रीज़न है। अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि अपन स्टार्टिंग से ही व्यवस्था है उसको सुधार करें कि 12 वर्ष है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। सरकारें बदल जाती हैं, पर सिंहस्थ का तो एक टाइम पीरियड है ना कि 12 वर्ष में ही 1 वर्ष में लगता है ये, तो उस हिसाब से व्यवस्था इनको सुचारू करनी चाहिए। आपने जो कहा ना कि पूरे वर्ष क्यों नहीं काम होता सिंहस्थ का, उसका कारण मेरी नज़र में ये कारण सबसे बड़ा है कि जो अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं वो 5 साल बाद सरकार बदलेगी, फिर उसके बाद कोई दूसरा आएगा, उसका इधर से बिल्कुल जीरो हो जाता है, कोई काम नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। वहीं अगर मैं शिप्रा नदी की बात करूं तो शिप्रा नदी जो है मोक्षदायिनी कहलाती है, लेकिन शिप्रा दायिनी में अभी की डेट में जो पानी है वो रुका हुआ है और नदी नालों का पानी जो है शिप्रा नदी में आ रहा है। तो इससे श्रद्धालुओं की श्रद्धा पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, ये तो हमारे शहर की विडंबना है कि यहाँ बड़े बड़े अधिकारी आए, बड़े नेता भी आए। भाई यहाँ के आज जो वर्तमान सरकार सत्ता जिनमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी यहीं से हैं, तो ये नाले हम आज तक नहीं बंद कर पाए। और रही बात इसकी शुद्धता की, तो ये तो करोड़ों रुपए खर्च हो गए शिप्रा शुद्धिकरण में, पर आज तक माँ शिप्रा की जो हालत है वो वहीं की वहीं है। बस ये जरूर हुआ था लास्ट सिंहस्थ में कि हम नर्मदा का पानी इसमें ले आए थे तो थोड़ी प्रवाहमान हो गई थी, और जो भी नदी ठहरी हुई होती है उसका जल का स्तर कोई बहुत अच्छा नहीं होता। 2016 के सिंहस्थ में जी आपके आज वर्तमान मुख्यमंत्री आपके उनका ये गृह जिला है, उस समय भी इन्होंने काफी कुछ काम कराए थे, लेकिन वो सभी नंगन नहीं हुए। क्या इस बार भी ऐसा ही होने का है? देखिए, उस बार ये मानी थे जरूर, पर होता क्या है कि जो सीट पे होता है जो वही डिसीजन लेता वही कार्य करता। बाकी इस बार जो है लग रहा है, देखिए सबसे बड़ी बात मैंने क्या कहा, एक जो बड़ा मुद्दा है जहाँ पे सिंहस्थ लगना है, जहाँ पे अखाड़े लगने हैं, वहाँ का तो मसला अभी भोपाल में लटका हुआ है। वो उसको लैंड पुलिंग के लेके, जबकि माननीय की व्यवस्था यही थी कि जो हर 12 साल में करना पड़ता है उसको परमानेंट कर दिया जाए, तो उस दर से एक फुर्सत मिल जाएगी आदमी को। जैसे सिंहस्थ आएगा कुछ नहीं, थोड़ा सा साफ सफाई करके। ये तो बोलते हैं कि ये उनकी नाक और मध्य प्रदेश की पहचान का सवाल है, जबकि कमिश्नर आशीष सिंह जी बोल रहे हैं कि ये मेरी सिंहस्थ ये मेरी पहचान बनाएगा। इसका क्या कहने का मतलब? देखिए, कहने का मतलब जो सिंहस्थ है ये एक कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल का आयोजन होता है जहाँ भी विश्व देखता है इसको, विश्व से लोग आते हैं। इसलिए जो हमारे तत्कालीन अभी जो वर्तमान के हैं आयुक्त महोदय आशीष सिंह जी, तो आशीष सिंह जी यहाँ कलेक्टर भी रहे हैं। यहाँ के आज जो उनको मिला है वाकई में उनकी नाक का सवाल है।
सीएम के भी नाक है, चूँकि उनका यह गृह नगर है, वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, उन्होंने बहुत सारे सिंहस्थ देख लिए। शायद इसीलिए वो चाहते हैं कि जो सिंहस्थ की जो व्यवस्था है वो एक बार ऐसी हो जाए कि हर बार हमें ना तो ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े और ना ही वो जो अभी बात आती है ना कि 12 साल अपन क्या करते हैं, 12 साल कुछ नहीं करते हैं और जब 3 साल रह जाते हैं सिंहस्थ के तब अपन उसमें लग जाते हैं। क्या उज्जैन की जनता, क्या छिप्रा, ये मोक्षदायिनी नदी है छिप्रा, क्या इसकी साफ सफाई का उत्तरदायित्व क्या वो खुद नहीं संभाल सकती या केवल सिंहस्थ के समय केवल सरकार संभालेगी? नहीं, देखिए क्या है कि समय समय पे यहाँ पे सफाई अभियान भी चलता है। लेकिन ये नदी तो अपना अस्तित्व ही खोती जा रही है। नदी अस्तित्व इसलिए खोती जा रही है कि चूँकि जो भी नदी, मेरा ऐसा मानना है, जो प्रवाहमान नदी होती है वो स्थिर रहती है और उसका जल भी आचमन लायक होता है। ये स्थिर है, ये प्रवाहमान जब तक नहीं बना पाएगी सरकार, इसके प्रवाहमान की ही व्यवस्था चल रही ताकि इसमें नर्मदा का जल आए और ये प्रवाहमान बने। तो फिर ये छिप्रा कहलाई जाएगी या नर्मदा कहलाई जाएगी? नहीं, रहेगी तो शिप्रा ही रहेगी, तो शिप्रा भले नर्मदा का जल इसमें आएगा वो डजंट मैटर है। और पिछली बार तो फिर इसके बाद जब कम हो गया था तो गंभीर से भी पानी इसमें डाला गया था, नहाने की व्यवस्था नहीं हो पाती क्योंकि इसका उद्गम जहाँ से वो कोई ऐसा नहीं जैसे गंगा जी का है, इसका ऐसा नहीं है। इस कारण से ये स्थिर है, प्रवाहमान नहीं, इसलिए आचमन लायक इसका जल नहीं बचता है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि यहाँ के एक स्थानीय नागरिक और एक संत जो हैं, उनसे जब हमने शिप्रा को लेकर बात की तो उन्होंने बोला कि नारायण जो चाहेंगे वही होगा। जब हमने उनसे पूछा कि नारायण कौन, तो उनका कहना था नारायण मुख्यमंत्री जी के भाई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या यहाँ के सारे डिसीजन जो भी हैं वो क्या नारायण जी लेते हैं या मुख्यमंत्री जी लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो यहाँ की जो जनता है, कुछ लोग भ्रमित हैं, ऐसा नहीं है। नारायण जो दादा हैं उनका अपना अलग दायित्व है। जो डिसीजन तो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ही लेते हैं। ये लोगों में भ्रम जरूर है अभी कि यहाँ जो भी हो रहा है वो नारायण दादा करते हैं, ऐसा नहीं। ये थे हमारे साथ KBS राजावत जी, जो कि यहाँ के स्थानीय नागरिक भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। MP सुदर्शन के लिए टीम रिपोर्ट ब्यूरो।